हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम एमएस एक्सेल के कुछ फंक्शंस सीखेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि एक्सेल का यूज़ करके, एक्सेल फंक्शंस का यूज़ करके आप कैसे एक्सेल फाइल में पेरोल शीट क्रिएट कर सकते हो। पेरोल शीट क्या है? जैसे कोई कंपनी है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी डिटेल्स होती हैं, सैलरी का अगर रिकॉर्ड रखना है कि किस एम्प्लॉय को कितनी बेसिक मिल रही है, क्या अलाउंसेस मिल रहे हैं, उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी है, टैक्स डिडक्शन कितना है और उसकी फाइनली नेट पेमेंट जो है, नेट सैलरी वो कितनी है। तो जब हमें हमारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखना हो तो हम उसके लिए उनकी पेरोल शीट बनाते हैं। तो ये पेरोल शीट कैसे आप एक्सेल का यूज़ करके बना सकते हो, वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिया है। ये डिटेल सारी दे रखी है एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयज़ को क्या क्या पेमेंट हो रही है। एक पेरोल शीट का फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसमें 4 एम्प्लॉयज़ के नाम लिखे हुए हैं। अब ऑब्वियसली ये समझाने के लिए, आपको फंक्शन समझाने के लिए मैंने ये सिर्फ 4 एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड लिया है। हमारी कंपनी में अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं ऑब्वियसली, तो उनके लिए और एम्प्लॉयज़ इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। लेकिन जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो हमें हर एम्प्लॉय के लिए अलग फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम बेसिक निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इस सेल में भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक्सेल का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर आप फंक्शंस के थ्रू कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो तो एक सेल में आप फंक्शन लगाओ और फिर उसको हमें ड्रैग करना होता है, तो बाकी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट समझाने के लिए मैंने ये छोटा सा 4 एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड लिया है। अब इसी एक क्वेश्चन के बेसिस पर ही हम 3-4 फंक्शंस जो भी हमें समझने हैं, हम इसी क्वेश्चन के बेसिस पे समझ लेंगे। तो इस एक क्वेश्चन में हमारे काफी फंक्शंस कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा लिमिटेड एक कंपनी है जो कि अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट करती है ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी। कैटेगरी मतलब उसने अपने एम्प्लॉयज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, ए बी सी। आप इसको लेवल समझ सकते हो कि ये हायर लेवल एम्प्लॉयज है जो अपर लेवल पे होंगे, फिर मिडिल लेवल पे और ये लोअर लेवल पे। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो 3 कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज हैं। इन कैटेगरी के बेसिस पे वो जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट कर रही है। जो एम्प्लॉयज हैं उनकी ग्रॉस सैलरी में बेसिक इंक्लूड है। द ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय कंसिस्ट ऑफ बेसिक, डीए, डेयरनेस अलाउंस, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ठीक है, बेसिक, डीए, एचआरए, टीए एंड सीसीए को मिला के एम्प्लॉयज की ग्रॉस सैलरी बनती है। The components of salary are computed according to the following terms of contract of service। अब यहाँ पे आपको कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि कैसे आपको बेसिक निकालनी है, कैसे टीए, सीसीए, डीए, एचआरए, ये सब कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। जैसे बेसिक, टीए एंड सीसीए के लिए अगर आप ये टेबल देख रहे हो तो इसमें आपको बोला गया है कि कैटेगरी ए के जो एम्प्लॉयज हैं उनको बेसिक सैलरी 25,000 मिलती है, 5,000 टीए है एंड 1,000 सीसीए है। इसी तरीके से कैटेगरी बी के लिए अलग वैल्यूज हैं, कैटेगरी सी के लिए अलग वैल्यूज हैं। डीए और एचआरए के लिए आपको रूल दिया गया है कि डीए इज 10% ऑफ बेसिक सैलरी बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2300। इसका मतलब किसी भी एम्प्लॉय को 2300 से ज्यादा डीए नहीं मिल सकता। बेसिक सैलरी का 10% मिलेगा लेकिन 2300 से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर एचआरए बोला है बेसिक और डीए को ऐड करके उसका 25% इज योर एचआरए। ठीक है, तो ये आपको कुछ रूल्स दिए हुए हैं। अब नीचे यहाँ पे पेरोल शीट में हेडिंग में हमने डाल लिया नेम, एम्प्लॉय का नेम, कैटेगरी, यानी ये जो हमने कैटेगरी में डिवीजन किया है एबीसी, तो यहाँ पे हमने कुछ एम्प्लॉयज की कैटेगरी लिख दी कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे लिखा है इज एचआरए टू बी पेड, मतलब इस कॉलम में हम ये लिख रहे हैं क्या इन एम्प्लॉयज को एचआरए मिलना है या हम पे कर रहे हैं या नहीं पे कर रहे हैं। वाई इज फॉर येस एंड एन इज फॉर नो। ठीक है, तो जो फर्स्ट एम्प्लॉय है सचिन, उसको एचआरए मिल रहा है, नेहा को एचआरए नहीं मिल रहा, रेखा को एचआरए मिल रहा है एंड सुमित को एचआरए नहीं मिल रहा।
ठीक है, तो ये हमने एक कॉलम बनाया हुआ है। इसका यूज क्या है ये मैं आपको जब हम आगे अभी फंक्शंस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक, उसके बाद फिर हमारी जो ग्रॉस में जो भी एडिशंस हो रहे हैं वो हमने यहाँ लिख लिया। बेसिक लिख लिया, डीए, टीए, सीसीए, एचआरए, हेडिंग्स हमने डाल ली और इन सब का टोटल हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। तो पहले तो हमने ये हमारा एक फॉर्मेट बना लिया ये पूरा पेरोल शीट का। अब अगर आप कैटेगरी के अगर आप जिस भी कंपनी हो उसकी पेरोल शीट बना रहे हो, अगर ऐसा कोई कैटेगरी का डिवीजन नहीं है तो आप ये नहीं लिखोगे। अगर इस तरीके से एचआरए पेड का कोई डिवीजन नहीं है तो फिर आप ये कॉलम नहीं लिखोगे। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट बना लोगे कि आपको क्या क्या कैलकुलेशन करनी है। हमारे अकॉर्डिंग ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है, ये दोनों गिवन इंफॉर्मेशन है, इनके बेसिस पे हमारा ये फॉर्मेट बनता है। तो हमने ये फॉर्मेट बना लिया। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि जो भी आपका फॉर्मेट होगा पेरोल शीट का आप उसके अकॉर्डिंग हेडिंग्स बना लोगे और एम्प्लॉयज के नाम जो है वो फिल कर लोगे। ठीक है, मेन हमें देखना है कैसे हम फंक्शंस का यूज करके इजी तरीके से अपनी पेरोल शीट बना सकते हैं। तो अभी हम पेरोल शीट शुरू करते हैं कि कैसे बनाना है। यहाँ तक तो हमारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। इतने कॉलम्स में जो हमें ये सेल्स दिए हैं इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है। नेम हमने डाल लिया, कैटेगरी हमने स्पेसिफाई कर दी कि कौन सा एम्प्लॉय किस कैटेगरी से बिलोंग करता है और कौन से एम्प्लॉय को एचआरए मिल रहा है या किस एम्प्लॉय को एचआरए नहीं मिल रहा। अब यहाँ से हम फंक्शंस लगाना शुरू करेंगे बेसिक से। अब आपको ध्यान रखना है कि एक्सेल में हम टाइपिंग नहीं करते हैं फंक्शंस में। जैसे अगर मुझे टोटल करना है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मुझे 5+5 करना है, ठीक है, तो मैं ये टाइपिंग नहीं करूंगी, इक्वल्स टू 5+5 नहीं करूंगी। एक्सेल में हम सेल रेफरेंसिंग का यूज करते हैं। मतलब जिस भी सेल में वैल्यूज हैं उन सेल का रेफरेंस देते हैं। जैसे सपोज मुझे 25,000 और 5,000 का ऐड करना है, तो मैं हर एक फंक्शन जो है वो सबसे पहले इक्वल्स टू से शुरू होता है। फर्स्ट चीज आपको याद रखनी है, अगर कोई भी फंक्शन आप लगा रहे हो तो सबसे पहले आप इक्वल्स टू लगाओगे। तो इक्वल्स टू के बाद अगर मुझे 25,000 और 5,000 को ऐड करना है तो एक्सेल में अगर मैं काम कर रही हूं तो मैं ये नहीं करूंगी। मुझे करना होगा, अगर मुझे सही शीट बनानी है तो मैं सेल का रेफरेंस दूंगी, यानी मैं इक्वल्स टू लगा के सेल पे क्लिक करूंगी। तो दिस सेल प्लस दिस सेल। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। इसको हम सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं कि आपने टाइप ना करके उस सेल का रेफरेंस दे दिया। तो जैसे ही मैंने सेल पे क्लिक किया, आप उस सेल, कौन से सेल में वो वैल्यू लिखी हुई है, देखो ये जो है आपके ऊपर ABCD जो लिखा हुआ है ये आपके कॉलम्स हैं। इधर जो 1 2 3 लिखा हुआ है ये नंबर्स आपकी रो हैं। तो जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन होता है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होगा, वो आपका सेल का एड्रेस बन जाएगा। तो ये जो सेल आपका ब्लिंक कर रहा है, इस सेल का एड्रेस डी वाला कॉलम है और 8 रो है। तो D8 इस सेल का एड्रेस है, तो यहाँ पे D8 आ गया। ठीक है, तो हमें इस तरीके से सेल का रेफरेंस देना है। अगर हम सेल का रेफरेंस नहीं देंगे तो हमारी शीट फिर इजी तरीके से नहीं बन सकती। मैंने आपको बोला कि हमें फर्स्ट सेल में एक्सेल का सबसे बड़ा यूज यही है कि हमें हर सेल में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप हर किसी के, जैसे बेसिक के फर्स्ट सेल में, फर्स्ट सेल ये वाला है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया एंड देन ड्रैग। डीए में फर्स्ट सेल में फॉर्मूला लगाया देन ड्रैग, टीए में फर्स्ट में फॉर्मूला लगाया देन ड्रैग। ठीक है, ड्रैग कैसे करना है वो अभी भी बताऊंगी। तो इसीलिए हमें अब ड्रैगिंग जो है वो आपका तभी वर्क करेगा जब आपने सेल रेफरेंसिंग की हो। अगर आपने सेल का रेफरेंस नहीं दिया और फिर आपने जस्ट टाइप किया है, यानी इक्वल्स टू 25,000 प्लस 5,000 ये करा है, तो फिर ड्रैग करने का कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो आपको सेल का रेफरेंस देना है। अब यहाँ पे बेसिक हमें क्या लिखना होगा। बेसिक के लिए उसने क्या बोला है, यहाँ पे रूल क्या है बेसिक के लिए, कि आपको एक टेबल दे दिया है और टेबल में ये बोल दिया है कि ए कैटेगरी एम्प्लॉयज के लिए बेसिक सैलरीज 25,000, बी कैटेगरी के लिए 20,000, सी कैटेगरी के लिए 15,000। अब देखो यहाँ पे तो मेरे पास सिर्फ 4 एम्प्लॉयज हैं, तो मैं तो इजीली अगर मुझे टाइपिंग करनी हो तो मैं यहाँ से टेबल में से देखा कैटेगरी ए, तो मैंने टाइप कर दिया 25,000, कैटेगरी बी 20,000,
कैटेगरी ए देन अगेन 25,000 और कैटेगरी सी 15,000। तो ये अगर 2 3 4 चलो 10 एम्प्लॉयज भी हैं तो हम ये टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन 1000 2000 एम्प्लॉयज हैं तो इज इट पॉसिबल कि आप ये टाइपिंग करना शुरू हो जाओ? तो फिर एक्सेल का तो कोई यूज ही नहीं है अगर आपने ये टाइपिंग ही करनी है। तो आप तो इतने एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड जस्ट टाइप करते जा रहे हो, और बीच में अगर यहाँ पे आपने सपोज गलती कर दी थी कि यहाँ पे बी कैटेगरी के लिए 20,000 नहीं था, 23,000 था, और पूरा आपने टाइपिंग कर दिया बेसिक में, 1000 एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड आपने टाइप कर दिया, बाद में आपने ध्यान दिया अरे बी कैटेगरी के लिए तो 23,000 था, 20,000 नहीं था। तो आप फिर जो जहां जहां आपने 20,000 लिखा है वहां आप एक एक करके 23,000 लिखोगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो बहुत ही लेंदी है, और इवन दिस इज नॉट द करेक्ट प्रोसीजर। अब अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो तो इसके लिए हमारे पास फंक्शंस हैं। फंक्शन क्या है? यहाँ पे अगर आपको देखो, आपके पास एक ये टेबल है, आपको इस टेबल में से वैल्यूज को पिकअप करना है। जब आप पेरोल शीट बना रहे हो और आपने बेसिक लिखना है, या फिर टीए के लिए टेबल दिया है तो टीए लिखना है, या सीसीए के लिए टेबल दिया है तो सीसीए लिखना है, तो आपको एक इंफॉर्मेशन दी है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, इसमें से आपको वैल्यूज को पिकअप करना है वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली आप वैल्यूज को पिकअप करोगे और अपनी पेरोल शीट में लिख लोगे। तो उस वैल्यू को पिकअप करने के लिए, वर्टिकली वैल्यू को पिकअप करने के लिए आपके पास फंक्शन होता है वी लुकअप का। और मैंने अभी आपको बताया जब भी एक्सेल में हम कोई फंक्शन लिखेंगे तो आप सबसे पहले इक्वल्स टू लिखोगे। तो इक्वल्स टू टाइप किया, वी लुकअप। अब देखो, जैसे ही आप कोई फंक्शन लिखते हो नीचे वो हाईलाइट हो जाता है, और साथ के साथ एक्सेल आपको बता देता है कि वो फंक्शन क्या कर रहा है। उस फंक्शन की डिटेल्स आ जाती है, लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल, पूरी उसकी डिटेल आ रही है। ठीक है, तो वी लुकअप इज वी, फॉर वी इज वर्टिकल, तो वर्टिकल लुकअप। तो वर्टिकली आप वैल्यूज को फाइंड कर रहे हो और अपने टेबल में लिख रहे हो। उसके बाद सबसे पहले शुरू किया फॉर्मूला इक्वल्स टू से, उसके बाद फंक्शन लगाया। हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या चल रहा है? वी लुकअप। तो इक्वल्स टू वी लुकअप। अब आपको हर एक फंक्शन की ब्रैकेट्स ओपन करनी है। जरूरी नहीं है कि एक, जब आप इक्वल्स टू लगा रहे हो तो एक बारी में एक ही फंक्शन लगेगा, एक बारी में आप 2 3 फंक्शन भी लगा सकते हो। ठीक है, तो जितने फंक्शन लगेंगे हर एक फंक्शन की अपनी ब्रैकेट ओपन होगी और उसकी अपनी ब्रैकेट क्लोज होगी। तो आपका तरीका क्या रहता है? जो आपका फॉर्मूला है, कंप्लीट फॉर्मूला, उसमें इंक्लूजन किस किस का होगा? सबसे पहले इक्वल्स टू, फिर आपका, अब देखो मैंने इक्वल्स टू लगा के कहीं भी मैं क्लिक करूंगी तो ये सेल का रेफरेंस ले लेगा, क्योंकि इक्वल्स टू लगाते ही हम एक्सेल को कमांड कर रहे हैं कि फंक्शन जो है, जो आपका फॉर्मूला है वो शुरू हो गया है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपकी इक्वल्स टू हो गई। दूसरा, आपका आपने फंक्शन टाइप करना है और कौन सा फंक्शन आप लगा रहे हो, और तीसरी चीज आपको ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है कि हर एक फंक्शन की अपनी ब्रैकेट ओपन होगी और उसकी ब्रैकेट क्लोज होगी। तो बेसिक के लिए हमें पता चला कि हमें वैल्यूज को एक गिवन इंफॉर्मेशन में से पिकअप करना है, तो हमारे लिए फंक्शन इज इक्वल्स टू वी लुकअप। अब ये सिर्फ बेसिक के लिए, टीए या सीसीए के लिए नहीं है, ये तो हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू फंक्शन बता रहे हैं। अब कहीं से भी किसी भी सिचुएशन में अगर आपको वैल्यूज को पिकअप करना है, आप वी लुकअप लगा सकते। तो वी लुकअप लगाया, वी लुकअप की ब्रैकेट ओपन किया। जैसे ही ब्रैकेट आप ओपन करते हो तो यहाँ पे ये आप नीचे देख रहे हो टेबल, ये लुकअप वैल्यू, देन कॉमा, टेबल एरे, देन कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, देन कॉमा, देन रेंज लुकअप। ठीक है, ये क्या है? ये सारे जो हैं इस वी लुकअप जो आप फंक्शन लगा रहे हो इसके पार्ट्स हैं। अब पार्ट्स को आप डिवाइड, सेपरेट कैसे करते हो? कॉमास से। अब अगर अभी आप देख रहे हो तो लुकअप वैल्यू जो है वो बोल्ड में है, बाकी सारा जो है वो अनबोल्ड है, वो हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन ये हाईलाइटेड है। इस पे मैं कर्सर ला रही हूं तो ये हाईलाइट हो रहा है, लेकिन इनमें से बाकी कोई हाईलाइट नहीं हो रहा। इसका मतलब अभी
एक्सेल आपसे क्या डिमांड कर रहा है कि आपने जो ये वी लुकअप फंक्शन लगाया है, इसकी लुकअप वैल्यू बताओ। अब लुकअप वैल्यू क्या है कि आपको बताना है किस चीज को देख के, लुकअप मतलब किस चीज को देख के आप ये लुकअप फंक्शन लगाना चाहते हो। ठीक है, तो आप जो ये बेसिक निकाल रहे हो, बेसिक किस बेसिस पे निकाल रहे हो? हम कैटेगरी के बेसिस पे निकाल रहे हैं। मतलब अगर एम्प्लॉय की कैटेगरी ए है, तभी तो हम डिवाइड कर रहे हैं कि उसकी सैलरी 25,000 होनी चाहिए। अगर कैटेगरी बी है तो सैलरी 20,000 होनी चाहिए। अगर कैटेगरी सी है तो सैलरी 15,000 होनी चाहिए। तो हम कैटेगरी के बेसिस पे हम सेपरेशन कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं। तो हमारे लिए लुकअप वैल्यू इज कैटेगरी। तो हमें इस सेल का रेफरेंस देना है, फर्स्ट वाले सेल का। फर्स्ट में लगा रहे हो, फर्स्ट सेल का रेफरेंस। ध्यान रखना है यहां पे कैटेगरी का रेफरेंस नहीं देना। पेरोल शीट में अलग से आपको कैटेगरी लिखना पड़ेगा और इस कैटेगरी का रेफरेंस देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी लिखने का ये यूज है। तो ये हमने कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम ए नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, मैंने इसलिए आपको बोला कि हम टाइप नहीं कर रहे हैं ए, हम सेल का रेफरेंस दे रहे हैं। इससे सेल के रेफरेंस देने से ये फायदा है कि अगर आपने बाय चांस आप किसी एम्प्लॉय की कैटेगरी गलत लिख दो तो आप उसको इजीली चेंज कर सकते हो। वो अभी मैं आपको ये चेंज करके बताऊंगी, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हमने सेल का रेफरेंस दे दिया जो फर्स्ट आपकी कैटेगरी लिखी हुई है। तो ये सेल का रेफरेंस ले रहा है, ये ए कंसिडर नहीं कर रहा। अब इस सेल में जो भी लिखा होगा ए बी सी में से, उसके अकॉर्डिंग ये आपको बेसिक सैलरी प्रोवाइड कर देगा। तो लुकअप वैल्यू हो गई आपकी कैटेगरी। फिर दूसरे पार्ट में आने के लिए, टेबल एरे में आने के लिए आपको कॉमा देना पड़ेगा। अब देखो, जैसे ही कॉमा लगाया, लुकअप वैल्यू जो है वो बोल्ड हट गया उसका और टेबल एरे का बोल्ड आ गया। इसका मतलब अब एक्सेल को आपने बताना है कि टेबल एरे क्या है। टेबल एरे का मतलब है वो पूरी गिवन इंफॉर्मेशन जहां से आपको वैल्यू पिक करनी है। तो ये जो पूरा टेबल है, यहां से मुझे वैल्यू पिक करनी है। तो इस पूरे टेबल को आपने सिलेक्ट करना है, इंक्लूडिंग हेडिंग्स। हेडिंग के साथ आपने ये पूरा टेबल सिलेक्ट करना है। तो देखो, ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया B7 टू E10। यानी टेबल का एड्रेस क्या है, B7 से लेके ये E वाले कॉलम के E10 तक। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया। अब इसमें आपने क्या करना है, इसको फिक्स करना है। फिक्स करने का मतलब ये है कि जब आप ड्रैग करोगे तो सेल्स जो हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, अभी अभी मैं क्या है, इसको बिना फिक्स करे आपको बताती हूँ कि अगर मैं इसको फिक्स ना करूँ तो क्या गड़बड़ आएगी, फॉर्मूले में क्या गलती आएगी। ठीक, तो अभी हम इसको फिक्स नहीं करते हैं और फिर देखते हैं कि अगर हम फिक्स करें तो क्या फर्क आएगा। तो हमने ये टेबल एरे डाल दिया। टेबल एरे में मतलब जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है, वो पूरा टेबल जहां से वैल्यू पिकअप करनी है वो पूरा टेबल आपने सिलेक्ट करना है। कॉमा दिया, नेक्स्ट पार्ट में आ गए। नेक्स्ट पार्ट इज कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर कह रहा है कि आपको जो टेबल, जिस टेबल में से आपको वैल्यू पिकअप करनी है, उस टेबल के कौन से वैल्यू पे आपको कौन से कॉलम की वैल्यू पिक करनी है। जैसे ये टेबल है, ध्यान रखना है शीट का कॉलम नहीं, टेबल का कॉलम। तो ये जो हमारा टेबल है ये आपके 4 कॉलम से मिलके बना है। कैटेगरी इज फर्स्ट कॉलम, बेसिक सैलरी इज सेकेंड कॉलम, टीए इज थर्ड कॉलम एंड सीसीए इज फोर्थ कॉलम। तो ये 4 कॉलम है यहाँ पे। तो आपको पूछा जा रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो टेबल है इसके कौन से कॉलम नंबर से आपको वैल्यू पिक करनी है। तो इस 4 कॉलम के टेबल से सेकंड कॉलम, जो ये बेसिक सैलरी का कॉलम है, यहां से मुझे वैल्यू पिक करनी है। तो यहाँ पे आपको कॉमा लगा के कॉलम नंबर लिखना है। तो कॉलम नंबर क्या है, 2। टेबल का सेकंड कॉलम, तो कॉमा 2। ठीक है, उसके बाद फिर कॉमा, नेक्स्ट पे आ जाओ। उसके बाद ये जो आपका ब्रैकेट्स में होता है, देखो ये लुकअप रेंज जो है ये आपके ब्रैकेट्स में अलग से। तो अगर किसी भी फंक्शन में कोई आपका जो ये अंदर पार्ट्स दिए हुए हैं, अगर ये ब्रैकेट्स में है तो वो ऑप्शनल होता है। मतलब आप इसको लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप फॉर्मूला को यहाँ भी खत्म कर सकते हो 2 के बाद ब्रैकेट क्लोज करके। लेकिन हम यहाँ पे इसको इस वी लुकअप में लिख देते हैं। यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स दिख रहे हैं, ट्रू एंड फॉल्स।
ट्रू का मतलब है अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच। इसका मतलब अगर आपको आंसर बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, एक्यूरेट का मतलब जो आपने टेबल दिया है यहाँ पे, टेबल में से वैल्यू पिकअप करना, तो आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आए, कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो आंसर को एक्यूरेट बनाने के लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच के लिए हम कॉमा जीरो लगा देते हैं। तो जीरो इज, हर बार आपको जीरो ही लगाना है, तो जीरो इज फॉर एग्जैक्ट फिगर। ठीक है, तो ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे लुकअप फंक्शन हमने कैसे लगाया, इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया, सबसे पहले हमने लुकअप वैल्यू दी, मतलब कौन सी किस चीज को देख के हमें बेसिक सैलरी निकालनी है, तो हमें कैटेगरी देख के बेसिक सैलरी निकालनी है। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर हमने पूरा टेबल का रेंज दिया कि किस में से वैल्यू पिक करनी है। फिर कॉमा लगा के हमने कॉलम नंबर बताया, टेबल का कॉलम नंबर, नॉट शीट का कॉलम नंबर। तो टेबल का कॉलम नंबर इज 2, बेसिक सैलरी वाला, और कॉमा जीरो लगा के हमने जो वैल्यूज को और एक्यूरेट बना दिया। तो ये कॉमा जीरो तो हर बार कॉमा जीरो ही रहेगा। और इसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज करके जो अपना फंक्शन है उसको क्लोज कर दिया। अब देखो जब हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो ये ब्लैक बोल्ड कलर का होता है, एकदम से ब्रैकेट क्लोज ब्लैक बोल्ड। तो जब आपका ब्रैकेट ब्लैक बोल्ड कलर का आ जाए, ठीक है, ब्लैक कलर का आ जाए, तो वो आपका मतलब फंक्शन क्लोज हो गया। तो ये फंक्शन क्लोज हो गया, अब आप एंटर कर सकते हो। तो देखो जहां पे कैटेगरी ए था तो ऑटोमेटिकली 25,000 आ गया। अब जो मैं आपको सेल रेफरेंसिंग का बता रही थी कि सेल रेफरेंसिंग देने का फायदा ये है कि यहाँ पे जो हमने ये D14 सेल का रेफरेंस दिया था, हमने ए टाइप नहीं किया था। तो इसका फायदा ये है कि यहाँ पे सपोज मैंने, ये जो हमारा एम्प्लॉय है सचिन, इसकी कैटेगरी गलत लिख दिया था, गलती से मैंने ए लिख दिया जबकि इसकी कैटेगरी बी थी, तो मैं सिर्फ यहाँ पे चेंज करूंगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, मुझे पूरा फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम सेल रेफरेंसिंग करते हैं, हम टाइप नहीं करते। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है ड्रैग की, कि हमें ड्रैगिंग करनी है और हर एक सेल में फॉर्मूला नहीं लगाना। मतलब अगर सेकंड अब एम्प्लॉय है तो मैं दोबारे से यहाँ पे वी लुकअप नहीं लगाऊंगी, या फिर थर्ड एम्प्लॉय के केस में दोबारे से वी लुकअप नहीं लगाऊंगी, या फोर्थ में नहीं लगाऊंगी। ऐसे तो अगर मेरे 100 एम्प्लॉयज हुए तो मैं तो 100 फॉर्मूले लगाने पड़ जाएंगे। तो आपको हमेशा से फर्स्ट में लगाना है और फिर उसके बाद उसको ड्रैग करना है। ड्रैग कैसे करेंगे, ये आपने सेल को सिलेक्ट किया जहां आपने फॉर्मूला लगाया है, कर्सर को ये सेल के कॉर्नर पे लेके आएंगे, ये आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर का प्लस, और फिर इसको सिलेक्ट करके एंड देन ड्रैग। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो यहां तक तो वैल्यू ठीक आई, ये भी ठीक आ रही है, ये गलत आ गई। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था फिक्स का कंसेप्ट, अभी मैंने आपको बोला कि एक बार हम फिक्स करके नहीं देखते हैं। तो जब हम क्या करते हैं कि एक फर्स्ट सेल में हमने फॉर्मूला लगा दिया और एंटर किया, तो फर्स्ट सेल में तो ठीक आएगा, लेकिन इसके बाद जब हम ड्रैगिंग करते हैं तो आपके सेल्स जो है वो चेंज होते हैं। देखो कैसे चेंज हुए, यहाँ पे मेरा कौन सा सेल है, D14, यहाँ पे सेल है D15, यहाँ पे सेल है D16, यानी ये तो ठीक है, हर बार ड्रैग करने पे ये करस्पॉन्डिंग कैटेगरी का सेल ले रहा है। इसके लिए ये वाला सेल कैटेगरी ही चेक करेगा ना, और इसके लिए ये वाली कैटेगरी चेक करेगा। लेकिन ऐसे हर बार सेल्स चेंज होंगे। इसका मतलब फर्स्ट सेल में जो हमने टेबल का हमने रेफरेंस दिया B17 से E10, यहाँ पे आके B7 से लेके E10, तो यहाँ पे जो आपका B7 था वो B8 हो गया और E11 हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ये जो आपका रेड ये आ रहा है, ये एक नीचे शिफ्ट हो गया। फिर यहाँ पे जब हम आए ये एक और नीचे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे जब हम आए एक और नीचे शिफ्ट हो गया। तो ये तो आपका गलत हो गया ना। हमें क्या करना है, यहाँ पे हर बार हमें जब वैल्यू पिक करनी है तो हर बार ही तो इसी टेबल में से सिलेक्ट करना है हमें। बेसिक सैलरी जो हम देख रहे हैं हर बार इस टेबल में से ही तो वैल्यूज को पिकअप कर रहे हैं। तो जब आपको कोई ऐसी वैल्यूज चाहिए हो जो सेम सेल में से आएंगी हर बार, तो आपने उन सेल को फिक्स करना होता है। तो यहाँ पे हमें इस टेबल को फिक्स करना है
ताकि वो ड्रैग करते टाइम चेंज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने फॉर्मूला लगा, अब मैं ये फॉर्मूला दोबारा से लगाती हूँ वी लुकअप का, करेक्ट वाला फॉर्मूला विद फिक्स करके। तो हम इसको पूरे को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम दोबारा से लगाएंगे इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट्स ओपन किया, लुकअप वैल्यू हमारी क्या थी, कैटेगरी। कैटेगरी को फिक्स नहीं करना क्योंकि वो तो ड्रैग करते टाइम चेंज होगी। अगर इसको फिक्स कर दिया तो हर बार इसी का रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, हमें फिक्स उसको करना है जिसको हम चाहते हैं कि ड्रैग करते टाइम चेंज ना हो, कॉमा पूरा टेबल का हमने रेफरेंस दिया। ठीक है, अब इसको आपने फिक्स करना है, यानी हर बार ड्रैग करते टाइम, यानी अगर सेकंड एम्प्लॉई है नेहा, तो उस टाइम भी तो हम इसी टेबल में से वैल्यू पिक कर रहे हैं, सुमित के टाइम भी हम इसी टेबल में से वैल्यू पिक कर रहे हैं, तो इस टेबल को आपने फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए शॉर्टकट की इज F4। ठीक है, तो F4 जैसे ही आप प्रेस करते हो तो हर एक के आगे, बी के आगे डॉलर लग गया, 7 के आगे डॉलर, इसका मतलब ये फिक्स हो गया। अब ड्रैग करते टाइम ये चेंज नहीं होगा, जैसे अभी चेंज हो रहा था B7 B8 हो गया था, अब ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए शॉर्टकट कीज F4, कॉमा लगा के कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम से वैल्यू चाहिए आपको, कॉलम नंबर 2 ऑफ टेबल, तो 2, और वैल्यू को एक्यूरेट बनाने के लिए कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और अब हम इसको ड्रैग करेंगे, जब ये ड्रैग किया, ठीक है, ड्रैग आप ऐसे भी कर सकते हो, और एक बार आपने ड्रैग करके रेंज बता दी तो सीधा आप कर्सर यहाँ पे लाके डबल क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला, देखो B7 E10 है, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी B7 और E10 यही है। तो ठीक है, बिल्कुल हर बार आपकी वैल्यू इसी में से पिक हो रही है। देखो कैटेगरी ए के लिए बेसिक इज 25,000, बी के लिए 20,000, सी के लिए, आपकी कैटेगरी सी के लिए 15,000, और यहाँ पे अगर मैं चेंजेस करती हूँ कैटेगरी में तो बेसिक अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी कर दिया, यहाँ पे ए कर दिया। ठीक है, ये अपने आप चेंज हो रहा है। तो ये फायदा होता है आपका सेल रेफरेंसिंग का। सेल रेफरेंसिंग नहीं किया तो जैसे मैं ये चेंज कर रही हूँ उस हिसाब से चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक आ गया। अब इसी तरीके से हम टीए और सीसीए निकाल सकते हैं। तो अब डीए से पहले हम ये दोनों कंप्लीट कर लेते हैं। टीए एंड सीसीए हमें पता है इसी टेबल में से वैल्यू पिकअप करनी है। फंक्शन हमें पता है कि अगर कहीं गिवन इंफॉर्मेशन में से वैल्यू पिकअप करनी हो तो हमें टीए एंड सीसीए लगाना होता है। तो इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट्स ओपन, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही हम टीए डिवाइड कर रहे हैं। तो कैटेगरी कॉमा पूरा टेबल सिलेक्ट किया जहां से हमें वैल्यू पिकअप करनी है, इसको फिक्स किया। क्यों? क्योंकि ड्रैग करते टाइम ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो प्रेस F4 फिक्स करने के लिए, कॉमा कॉल, अब देखो कॉलम इंडेक्स नंबर, टीए जो है वो इस टेबल का कॉलम नंबर 3 है, तो हम कॉमा 3 लिखेंगे। और आंसर को एक्यूरेट बनाने के लिए कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर एंड देन ड्रैग। ठीक है, तो सी कैटेगरी के लिए 3000 है, बी कैटेगरी के लिए 4000 है, तो ये आ गया। सीसीए में इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट्स ओपन, lookup value is category, comma, table arrays, select whole table, fix this table, press F4 and fix this table, comma, column index number is, CCA is column number 4 of this table, 1, 2, 3 and 4, fourth में CCA है, तो comma 4 and comma 0, bracket close and enter and then drag। ठीक है, सी कितना इजी है एक्सेल में पेरोल शीट बनाना। आपको जस्ट फर्स्ट में फॉर्मूला लगाना है, फंक्शन लगाना है एंड देन ड्रैग। फंक्शन सही होना चाहिए, फंक्शन ही अगर गलत लगा दिया तो फिर तो शीट गलत ही होगी। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हो गए। तो इस 3 पार्ट से हमने एक फर्स्ट फंक्शन सीख लिया वी लुकअप का। सेकेंड हम आते हैं डीए पे। डीए के बारे में क्या बोला हुआ है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी।
DA is 10% of basic salary subject to maximum of 2300। अब थोड़ी देर के लिए मैं ये जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है ना, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, इसको मैं भूल जाती हूँ। अगर मैं सिर्फ इतना कंसिडर करूं कि DA is 10% ऑफ बेसिक सैलरी, तो यहाँ पे आपको जब कैलकुलेट करना है यहाँ पे आपको DA, तो DA इज इक्वल्स टू, आपने फॉर्मूला लगाना है तो इक्वल्स टू से शुरू होगा, बेसिक सैलरी का 10%, और बेसिक सैलरी कितनी है 25,000, तो टाइप नहीं करना है 25,000, सेल का रेफरेंस देना है, तो इक्वल्स टू इस सेल में जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाई 10%, और उसको ड्रैग कर सकते हो। तो क्या हुआ, यहाँ पे H14 था, H14 का 10% हुआ, यहाँ पे H15 का 10% हुआ, यहाँ पे H16 करस्पॉन्डिंग का 10% हो गया। अगर आपने सेल का रेफरेंस नहीं दिया होता, आप यहाँ पे करते टाइपिंग, इसका मतलब 25,000 का 10%, और फिर उसके बाद ड्रैग कर देते, तो देखो क्या होता, हर जगह पे 25,000 इंटू 10%, हर जगह, जब जो कि गलत है। सी रेखा के केस में तो DA इज नॉट 25,000 10 ऑफ 10% ना, 10% नहीं है इसका 25,000 का, 15,000 का 10% है, लेकिन क्योंकि आपने सेल रेफरेंसिंग नहीं किया तो ये गलत आ गया, तो इसीलिए आपको सेल रेफरेंसिंग करना है। ठीक है, तो अगर 10% ऑफ बेसिक सैलरी है, आगे अगर हम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम वाली कंडीशन ना देखें तब तो सिंपल है, इक्वल्स टू बेसिक सेल इसका रेफरेंस दिया और इनटू 10%। लेकिन हमारे लिए हमें क्या रूल बोला है, उसमें बोला है कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2300, यानी किसी भी एम्प्लॉय को 2300 से ज्यादा का DA नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं ना कि बेसिक सैलरी का 10% और 2300 विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम वैल्यू होगी, जैसे सपोज हम एक एग्जांपल ले लें कि बेसिक सैलरी का 10% इज, जैसे हम इसी में देख लें कि बेसिक सैलरी का 10% आएगा, अगर 25,000 बेसिक सैलरी है तो 10% इज 2500, लेकिन 2500 मिल नहीं सकता है DA, हमने बोला मैक्सिमम 2300 तक मिलेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, 2500 और 2300 विच एवर इज लेस, दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको मिलेगी, है ना। और अगर यहाँ पे समझो बेसिक का 10% इज 2000, तो आपको कितना मिलेगा, 2000 मिलेगा, 2300 तो नहीं मिलेगा। तो हम ये कह रहे हैं दो जो वैल्यूज है, पहली वैल्यू बेसिक सैलरी का 10% और दूसरी वैल्यू 2300, दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको DA मिलेगा। तो यहाँ पे आपके लिए फंक्शन इज min, MIN, min is to find out the minimum value, और इसी का ऑपोजिट होता है मैक्स, टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो दो फंक्शंस यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं, मिन एंड मैक्स इक्वल्स टू, अगर हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सपोज मैं यहाँ पे ना लिख के अगर आपको रैंडम एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, तो इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो फंक्शन इज मिन, ब्रैकेट्स ओपन किया, अब आपसे ये पूछता है कि कौन सी मिनिमम वैल्यू, जैसे सपोज ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल मतलब ये आपको डेटा दिया हुआ है कुछ, इस डेटा में से मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने इक्वल्स टू मिन लिखा और इस पूरे डेटा को, ये जो नंबर्स लिखे हैं इनको सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो इस पूरे नंबर्स में से जो मिनिमम वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी 500। इसी का दूसरा मतलब अपोजिट पार्ट हो गया मैक्स, तो इक्वल्स टू, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है किसी डेटा में से तो फंक्शन इज मैक्स, ब्रैकेट ओपन किया,
और जो भी डेटा में से मैक्सिमम वैल्यू लेनी है उसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया, तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो मिन फंक्शन मिनिमम वैल्यू देता है, मैक्स फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमें बोला है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2300, यानी मैक्सिमम आपको 2300 मिलेगा। इसका मतलब हम 10% ऑफ बेसिक सैलरी एंड 2300 विच एवर इज मिनिमम वो हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें मिनिमम वाला फंक्शन यानी मिन लगाना है, हमें मैक्स नहीं लगाना। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो जाती है ज्यादातर को कि अच्छा यहाँ पे मैक्स लिखा है, मैक्सिमम लिखा है, तो हम मैक्स लगा देंगे। ऐसे नहीं करना है। इसका लॉजिक ये है कि हम मैक्सिमम 2300 दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं देंगे, तो आपको मिन लगाना है। तो इक्वल्स टू मिनिमम, यानी मिन ब्रैकेट ओपन। अब किसकी मिनिमम वैल्यू, किन में से मिनिमम वैल्यू आप कंसीडर कर रहे हो। अब ये जो आपसे नंबर 1 पूछ रहा है, फिर कॉमा नंबर 2, तो आपको बताना है कि कौन से नंबर में से मिनिमम आप कंसीडर कर रहे हो। तो अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि किस में से हम मिनिमम देख रहे हैं, 10% ऑफ बेसिक एंड 2300, तो वही आपने यहाँ लिखना है। तो पहला आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, 10% ऑफ, यानी इंटू लगाया बेसिक, बेसिक के सेल का रेफरेंस दे दिया, कॉमा दूसरा कौन सी वैल्यू से कंपैरिजन कर रहे हो, 2300। ठीक है, अब ये आप अपोजिट भी लिख सकते हो, उसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि पहले परसेंट वाला ही लिखना है। आप 2300 कॉमा बेसिक का इंटू 10% ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, उससे कोई फॉर्मूला गलत नहीं होगा। अब आपने क्या बताया कि आपका आंसर क्या है, 2300 और बेसिक के 10% का जो भी कैलकुलेशन होगा, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आए वो आपका आंसर आ जाए। ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन एंटर। तो अगर हम सिंपल देखें, अगर हमारा एग्जाम्पल सिंपल सा है, तो 10% इज 25,000 का 10% इज 2500, और कंपेयर करेंगे 2300 से, तो यहां से आपका आंसर 2300 आ गया। और हम फिर इसको कर देंगे ड्रैग। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बेसिक चेंज करें, जैसे सपोज मैं इसको एक ऑड सी फिगर लिख देती हूँ, तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको फंक्शन क्या लगाना है, मिन का। अगर ये सब्जेक्ट टू मैक्सिमम वाली लाइन नहीं होती तो हम सिर्फ इतना लगाते, लेकिन क्योंकि बोल दिया कि 2300 से ज्यादा नहीं होगा, तो फिर हमने मिनिमम वैल्यू कंसिडर कर ली। अगर यहाँ पे समझो मैक्स की जगह मिनिमम लिखा होता, इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं, मिनिमम अगर लिखा होता, तो यहाँ पे आपका फिर फंक्शन क्या हो जाता। अब ये अगर हमने चेंज कर दिया, ये क्या कह रहा है कि बेसिक सैलरी का 10% मिलेगा, लेकिन मिनिमम 2300 तो मिलेगा ही मिलेगा, 2300 से कम नहीं मिलेगा किसी को। इसका मतलब आप मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हो, तो उस केस में हम यहाँ पे मैक्स का फंक्शन लगाते हैं। तो मैक्स ब्रैकेट ओपन किया, 2300 और बेसिक का 10%, विच एवर इज हायर, क्योंकि 2300 से तो कम मिलेगा ही नहीं किसी को। ठीक है, तो ये 2500 आ गया अब, और इसको हमने ड्रैग कर दिया। तो देखो यहाँ पे 20,000 का 10% इज 2000, लेकिन मिनिमम 2300 तो मिलेगा ही ना, तो इसीलिए 2300 आ गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट टू मिनिमम है, तो मैक्सिमम का लगाना है, रीजन मैंने आपको बता दिया, और अगर मैक्सिमम है तो मिनिमम का लगाना है। तो ये हमारा बेसिक हो गया, डीए हो गया, टीए एंड सीसीए। तो अभी तक हमने जो फंक्शन देख लिए इस पेरोल शीट के थ्रू, आपका वी लुकअप हमने देखा, और हमने मिनिमम देखा यानी मिन फंक्शन एंड मैक्स, ये 3 फंक्शन हमने देख लिए। अब हम देखते हैं हाउस रेंट अलाउंस की कैलकुलेशन कैसे होगी। रूल हमें दे रखा है, हाउस रेंट अलाउंसेस 25% ऑफ बेसिक प्लस डीए। जितना भी आपका बेसिक और डीए को ऐड करके आएगा, उसका 25% इज एचआरए।
लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने एक कॉलम ऐड किया था जहाँ पे लिखा हुआ था एचआरए किसी को पे हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा है, यस एंड नो हमने मेंशन किया था। तो आपको ये कैलकुलेशन वहीं पे करनी है जहाँ पे एचआरए पे हो रहा है। जहाँ पे एचआरए यस लिखा है वहीं पे कैलकुलेशन होगी। अगर एचआरए नो है तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। उस केस में तो एचआरए मिल ही नहीं रहा है। जैसे एम्प्लॉय नेहा के केस में और सुमित के केस में एचआरए इज नॉट पेड, तो उस केस में हमें एचआरए की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ गई कि अगर यहाँ पे यस लिखा है तभी कैलकुलेशन हो, अगर यहाँ पे नो लिखा है तो यहाँ पे जीरो आए या नील लिखा हुआ है लेकिन कैलकुलेशन ना हो। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे कि कैसे हम इस बेसिस पे हम ये एचआरए की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ के लिए मतलब इस तरीके से अगर हमारा कोई कंडीशन हो हमारे पास और उस कंडीशन के बेसिस पे हमें कुछ कैलकुलेशन करनी हो, वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो, तो हमारे पास फंक्शन इज इफ का हमारे पास फंक्शन होता है एक्सेल में इफ। ठीक है, अब इफ फंक्शन क्या है कि जैसे ही हमने इक्वल्स टू डाला, इफ लिखा, उसके बारे में लिखा हुआ आ गया। फंक्शन की हमने ब्रैकेट ओपन करी। ठीक है, अब जैसे हर बार हम हर एक फंक्शन की ब्रैकेट ओपन करते हैं और उसके बारे में सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी है और कॉमा करके हम उसको सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे इफ फंक्शन के 3 पार्ट्स हैं, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। इसका क्या मतलब है? लॉजिकल टेस्ट का मीनिंग है कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे पता चलेगा कि आपको इफ का फंक्शन लगाना है। जहां भी आपको कंडीशन दे दी जाए, जैसे अभी हमारा एचआरए के केस में कंडीशन क्या है कि अगर आपने एचआरए पे किया है, अगर यहाँ पे यस है तो आपकी कैलकुलेशन हो, अगर यहाँ पे नो है तो कैलकुलेशन ना हो। कंडीशन आ गई, तो कंडीशन से हमें पता चल गया कि हमें यहाँ पे इफ लगाना है। ठीक है, तो इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट्स ओपन, उसके बाद लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मीनिंग है कंडीशन, आपको कंडीशन देनी है। हमारे लिए कंडीशन क्या है कि अगर इस सेल में y लिखा है तो कैलकुलेशन हो, इस सेल में अगर n लिखा है मतलब नो है तो कैलकुलेशन ना हो। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या है? इस सेल पे बेस्ड है, इस सेल में जो भी लिखा हुआ है उस पे बेस्ड है। तो हमारी कंडीशन क्या होगी? इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट्स ओपन, दिस सेल, सेल का रेफरेंस देना है, ध्यान रखना है। तो दिस सेल इज इक्वल्स टू, इस सेल में क्या लिखा हो? y। आपको यस नहीं लिखना, जैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे y लिखा है तो y ही लिखना है। अगर आपने यहाँ पे यस लिखा होता तो फॉर्मूले में भी आप यस लिखते। ठीक है, दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप फॉर्मूले में अल्फाबेट्स या कोई वर्ड लिख रहे हो तो उसको हम कोट्स में लिखेंगे। ठीक है, कोट्स कैसे? शिफ्ट के साथ आप कोट प्रेस करोगे, ये डबल कोट्स हैं। आपने सिंगल कोट 2 बार नहीं लगाना है, ये आपका सिंगल कोट है। तो सिंगल कोट आपने 2 बार नहीं लगाना है, आपने शिफ्ट के साथ कोट प्रेस करना है, तो ये डबल कोट हो गया। ठीक है, तो कोट्स में आपने लिखना है y और फिर ये इसको क्लोज कर देना है। ये हो गई आपकी कंडीशन। कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू का मतलब है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, आपने कंडीशन बताई, अगर ये कंडीशन फुलफिल है, यानी यहाँ पे अगर y लिखा है तो क्या होना चाहिए? आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? तो अगर यहाँ पे y लिखा है तो आपकी ये कैलकुलेशन हो जाए। ठीक है, कैलकुलेशन क्या होगी? 25% ऑफ, ऑफ के लिए मतलब मल्टीप्लाई, तो 25% ऑफ किसका? ब्रैकेट्स में हमें लिखना है बेसिक, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं ना, तो प्लस डीए। अगर आप ब्रैकेट्स नहीं लगाते हो तो बॉडमास रूल लग जाएगा, पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर प्लस होगा, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसका ब्रैकेट क्लोज। ये हमने इसको प्लस करने के लिए ब्रैकेट लगाया, ये हमारा फॉर्मूले का ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, तो पहले अब क्या होगा? पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये पहले प्लस होगा और फिर उसका 25% होगा। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, यहाँ पे y लिखा होता है, तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी। और अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो, यानी अगर यहाँ पे n लिखा हुआ है, y के अलावा कुछ और है,
तो कंडीशन नॉट फुलफिल हो गई। जो हमने ये कंडीशन दी थी, हमने कंडीशन बोला था यहाँ पे y लिखा हो, और y अगर लिखा होगा तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर y ना लिखा हो मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तब हमारा रिजल्ट क्या आए। अब फॉल्स वैल्यू के लिए यानी कंडीशन फुलफिल ना हो, उसके लिए आप कुछ भी लिख सकते हो कि अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो आपको क्या चाहिए कि 0 लिखा हुआ आ जाए या फिर नील लिखा हुआ आ जाए। तो अगर आप नील लिख रहे हो, वर्ड है, तो उसको आपने कोट्स में लिखना है, ठीक है। और 0 लिख रहे हो तो वो आप सिंपली 0 लिख सकते हो। तो हम पहले नील लिख के देखते हैं। ब्रैकेट, ये हमने इफ फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है। तो इफ पहली चीज आपने वहां पे लगाना है जहां पे कोई कंडीशन है। तो इक्वल्स टू इफ का ब्रैकेट ओपन किया, पहले हमने कंडीशन दी। कंडीशन क्या है, अगर इस सेल में दिस सेल इज इक्वल्स टू वाई, तो आंसर क्या होना चाहिए, कॉमा ट्रू वैल्यू विल बी 25% ऑफ बेसिक प्लस डीए, इसको ब्रैकेट्स में लिखा, फिर कॉमा, और फॉल्स वैल्यू मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फुलफिल नहीं होती है, तब क्या आए सेल में, निल लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। एंटर करेंगे और फिर इसको हम कर देंगे ड्रैग, ठीक है। तो देखो जहां पे भी n लिखा है वहां पे निल आ गया, और जहां पे y लिखा है वहां पे HRA कैलकुलेट हो गया। अब अगर यहाँ पे मैं चेंजेस करती हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने n लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया, यहाँ पे n लिख देते हैं, और यहाँ पे भी अगर n है, तो जहां पे देखो यहाँ पे चेंज किया, यहाँ ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो फिर से हमें एक सेल रेफरेंसिंग का बेनिफिट दिखा, कि हमने सेल रेफरेंसिंग किया था, इस सेल का रेफरेंस देके हमने फॉर्मूला लगाया था, तो हमारा यहाँ पे चेंजेस करने पे इसमें ऑटोमेटिकली चेंजेस होंगे, ठीक है। अगर मैं निल नहीं लिखना चाहती हूँ तो आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो, तो निल की जगह 0 आ जाएगा। और जब भी आप चेंजेस कर रहे हो, हमेशा आपको दोबारे ट्रैक करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे चेंज किया, लेकिन यहाँ पे नीचे वाले सेल में पुराना वाला निल वाला ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि हमने न्यू सेल को उसको फॉर्मूले को ड्रैग नहीं किया। तो जब भी आप फर्स्ट सेल में चेंजेस करो, आपको हर बार ड्रैग करना है। तो इसको दोबारा से हमने ड्रैग कर दिया, और जहां पे भी एन एन लिखा है वहां पे 0 आ गया, और जहां पे y लिखा है वहां पे कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। तो हमने HRA देखा इफ लगा के। अब देखो, अब हमने जो कंडीशन लगाई थी वो पहले हमने यस से शुरू करी थी, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कंडीशन जब लगानी है तो पहले आप यस वाली कंडीशन ही लगाओगे। आप अपने अकॉर्डिंग नो से भी शुरू कर सकते हो, एन से भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि हम सेल का रेफरेंस दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं इस सेल में जो भी लिखा है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि इस सेल में अगर y लिखा है तो y के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो, और n लिखा है तो n के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो। तो इक्वल्स टू इफ, अगर हम अपोजिट करके देखें, n से अगर हम शुरू करें, तो ब्रैकेट्स ओपन, इफ दिस सेल इज इक्वल्स टू n, कोट्स का आपने ध्यान रखना है, अल्फाबेट्स वर्ड्स आपको कोट्स में लिखने हैं, ठीक है। तो अगर इस सेल में n लिखा है, देन ट्रू वैल्यू विल बी, मतलब अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आपका HRA की कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि हम HRA नहीं पे कर रहे। तो उस केस में क्या होगा, सेल में निल लिखा हुआ आ जाए, निल और 0, जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब, इस कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब है कि इस सेल में y लिखा हुआ है या यस लिखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि कैलकुलेशन होगी। इसका मतलब आप y लिखा है तो मतलब HRA पे कर रहे हो, तो कैलकुलेशन हो जाए, यानी 25% ऑफ, ब्रैकेट्स ओपन, बेसिक प्लस डी एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख रहे हो ये जो ब्रैकेट क्लोज हुआ है ये रेड है, तो ये इसका ब्रैकेट क्लोज हुआ है जो आप प्लस कर रहे हो। अभी इफ जो फंक्शन है उसका ब्रैकेट नहीं क्लोज हुआ, तो आपको एक और ब्रैकेट लगानी है। तो अब आप देखो, एक और ब्रैकेट लगाओगे तो वो ब्लैक कलर की हो गई, मतलब अब आपका फंक्शन जो है फॉर्मूला वो क्लोज हो गया। अब आपको एंटर एंटर प्रेस करना है। तो आपको ध्यान रखना है, आप एंटर तभी प्रेस करोगे जब लास्ट ब्रैकेट ब्लैक कलर का हो जाए, ठीक है। इसका मतलब होता है जब लास्ट ब्रैकेट ब्लैक कलर का हो जाएगा, उसका मतलब है अब आपका फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया और वो क्लोज हो गया है। अब आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो प्रेस एंटर एंड देन ड्रैग।
ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यस से ही शुरू करना है, आप अपने अकॉर्डिंग नो से भी शुरू कर सकते हो। ध्यान सिर्फ इतना रखना है, अगर आप नो से शुरू कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये नहीं करना है कि यहाँ पे तो आपने एन लिखा और ट्रू वैल्यू में आपने कैलकुलेशन कर दी। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारी एचआरए आ गया, तो सारी हमने कंप्लीट कर लिया एचआरए तक पेरोल शीट। अब हमें ग्रॉस सैलरी निकालनी है। ग्रॉस सैलरी इज समेशन ऑफ बेसिक, डीए, टीए, सीसीए एंड एचआरए। तो यहाँ पे आपको इन सब का एडिशन करना है। तो ऐड करने के लिए फंक्शन इज सम, तो इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट्स ओपन। अब आप दो तीन तरीके से ऐड कर सकते हो, या यहाँ पे पूरा इसका रेंज दे दो जो भी आपने ऐड करना है। तो यहाँ से बेसिक से लेके और एचआरए तक आपको ऐड करना है, तो वो सिलेक्ट करके आपने ये रेंज दे दिया, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर एंड देन ड्रैग। ठीक है, ये टोटल आ गया। दूसरा, ये शॉर्टकट बटन आपके पास होता है ऊपर होम टैब में, ऑटो सम का बटन है, तो आप इससे भी कर सकते हो। तो सेल को सिलेक्ट किया, ऑटो सम पे क्लिक किया, जैसे ही आप ऑटो सम पे क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली रेंज ले लेगा। ठीक है, बस आपने ध्यान यहाँ रखना है कि ऑटो सम पे क्लिक करके आप एक बार रेंज चेक कर लो कि रेंज सही सिलेक्ट हुई है। तो यहाँ पे हमने रेंज चेक किया, सही है रेंज, एंटर प्रेस कर दिया और ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई। तो अभी तक हमने यहाँ पे फंक्शन जो हमने देखे, बेसिक, टीए, सीसीए में वी लुकअप देख लिया, डीए में हमने मिन और मैक्स का फंक्शन देखा, एचआरए में हमने इफ का देखा, और ग्रॉस में हमने सम का देखा। अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज कर देती हूँ। एचआरए में, एचआरए जहाँ पे आपको लिखा था 25% ऑफ बेसिक प्लस डीए। ठीक है, अब एचआरए के रूल में मतलब कैसे आपको एचआरए निकालना है वो मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। यहाँ से हम ये कैलकुलेशन हटा देते हैं, क्योंकि हम दोबारा से देखो ये हटाया, ग्रॉस अपने आप चेंज हो गया क्योंकि हमने सेल रेफरेंसिंग किया हुआ है। तो थोड़ा सा हम एक न्यू कंडीशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने एक और कंडीशंस लिखी हुई हैं। अगर अब हम कंसिडर करें कि अगर हमें एचआरए कैलकुलेट करना है, ये एक टेबल आपको दे रखा है, स्केल्स कुछ दे रखे हैं और एचआरए हमें इस हिसाब से दिया हुआ है, तो हम एचआरए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आपको बेसिक सैलरी दी है कि अगर बेसिक सैलरी 15,000 तक है, किसी भी एम्प्लॉय की अगर बेसिक सैलरी 15,000 तक है तो उसको 5,000 एचआरए मिलेगा। अगर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 15,001 से लेके 20,000 रुपीज तक है तो उसको एचआरए 7,000 मिलेगा। और अगर किसी की सैलरी जो है वो 25,000, हियर इट मस्ट बी 20,000 ना। ठीक है, 20,000 तक तो यहाँ पे कवर हो गया आपका, और अगर 20,000 से ज्यादा है तो उसको एचआरए 9,000 मिलेगा। तो ये आपको एक टेबल दिया है। अब आपके जो हम कंडीशन पहले लगा रहे थे एचआरए में, वो कंडीशन नहीं है, हमें इसके बेसिस पे एचआरए की कैलकुलेशन यहाँ करनी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन लगाना है? मैंने आपको बताया जहां पे भी कंडीशंस आ जाएं, ध्यान रखना है वहां पे इफ लगेगा। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन आ गई कि अगर बेसिक सैलरी इज दिस, एचआरए इज दिस, इफ बेसिक सैलरी इज मोर देन 20,000, एचआरए इज 9,000। तो कंडीशंस आ गई। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमें कंडीशंस अगर हैं तो हमें इफ का फंक्शन से हम लगा सकते हैं, एचआरए निकाल सकते हैं। तो हमें इक्वल्स टू इफ लगाना है। अब इक्वल्स टू इफ लगाया, ब्रैकेट्स ओपन किया, कंडीशन क्या बनेगी? सबसे पहले हम कंडीशन देते हैं। कंडीशन क्या है? यहाँ पे आपको बोल रहा है अगर बेसिक 15,000 तक है, बेसिक का हम रेफरेंस दे रहे हैं, तो आपको बेसिक वाला सेल सिलेक्ट करना है। ये नहीं सिलेक्ट कर लेना, ये नहीं सिलेक्ट करना है, हमें सिलेक्ट करना है ये जहां पे हमने बेसिक लिखा है और फर्स्ट सेल ऑफ बेसिक। ये इनमें से भी कोई सिलेक्ट नहीं करना। हम यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं, सचिन जो हमारा एम्प्लॉय है उसके लिए एचआरए निकाल रहे हैं, तो हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे।
जैसे हमने ये सेल सिलेक्ट किया था, इस तरीके से हम अब बेसिक का रेफरेंस दे रहे हैं तो बेसिक वाला सेल सिलेक्ट करना है। तो हम कह रहे हैं इफ बेसिक इज लेस देन इक्वल्स टू, अप टू है ना, अगर ये लिखा होता लेस देन 15,000 तो हम सिर्फ लेस देन का साइन लगाते, लेकिन लिखा हुआ है अप टू 15,000, इसका मतलब 15,000 भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो इफ बेसिक इज लेस देन इक्वल्स टू 15,000 तो आपकी ट्रू वैल्यू क्या आनी चाहिए, मतलब अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो एचआरए कितना आना चाहिए, 5,000। ठीक है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशन नहीं होती, सपोज क्वेश्चन में होता कि अप टू 15,000 तक 5,000 है और अबव 15,000 7,000 है, तो हम क्या करते, हम यहाँ पे लिखते थे कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वैल्यू विल बी, ट्रू वैल्यू विल बी 5,000, अदरवाइज 7,000। तो हमारा फॉर्मूला यहीं पे क्लोज हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस हैं, मतलब 15,000 के बाद दो और कंडीशंस हैं, तो आपको एक और इफ लगाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ, फंक्शन में फंक्शन। ठीक है। और हम एक और इफ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 कंडीशंस है। अगर यहीं पे, मैं रिपीट कर रही हूं कि यहीं पे अगर लिखा होता कि अप टू ₹15,000, अगर बेसिक 15,000 तक है देन एचआरए इज 5,000 एंड अबव 15,000 एचआरए इज 7,000। ठीक है। समझो अभी हम इस कंडीशन के बेसिस पे एचआरए निकाल रहे हैं। तो एचआरए इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट्स ओपन दिस सेल, इसका मतलब बेसिक इज लेस देन इक्वल्स टू 15,000। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो कॉमा करके हम नेक्स्ट पार्ट में आए, तो आंसर क्या होना चाहिए, एचआरए क्या आना चाहिए, 5,000। और अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो, फॉल्स हो जाए, मतलब बेसिक सैलरी इज मोर देन 15,000, देन आंसर इज 7,000। ब्रैकेट क्लोज और एंटर हम कर देते। लेकिन हमारी कंडीशन जो है वो ये है, हमें इस टेबल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। तो इस टेबल में तो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, तो जितनी कंडीशंस होंगी उससे एक कम इफ लगता है। तो 2 कंडीशंस, एक इफ, 3 कंडीशंस, 2 इफ, 4 कंडीशंस, 3 इफ। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट्स ओपन बेसिक सैलरी इज लेस देन इक्वल्स टू 15,000, देन आंसर विल बी, कॉमा करके ट्रू वैल्यू, कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो एचआरए 5,000 आना चाहिए। ठीक है। कॉमा करके दोबारे से इफ लिखा, ब्रैकेट्स ओपन किया, दोबारे कंडीशन दी, इसका मतलब बेसिक इज, अब ये जो आपकी रेंज है, रेंज के लिए कंडीशन क्या दोगे, ये जो बाद वाला 20,000 लिखा है ना, जो हायर वैल्यू, इसको लेना है, यानी बेसिक इज लेस देन इक्वल्स टू 20,000 भी यहीं पे कवर हो रहा है, तो लेस देन इक्वल्स टू 20,000। ठीक है। अगर यहाँ पे होता 15,001 से लेके 20,000 इंक्लूड अगर नहीं होता यहाँ पे तो आप सिर्फ लेस देन का साइन लगाते, लेकिन 15,001 से 20,000 तक लिखा है तो लेस देन इक्वल्स टू 20,000, तो आंसर क्या आना चाहिए, 7,000। अब जो आप फॉल्स वैल्यू लिखोगे, देखो 50 इस कंडीशन के फुलफिल होने पे ये वाली ट्रू वैल्यू, इस कंडीशन के फुलफिल होने पे 7,000 इज ट्रू वैल्यू, और ये दोनों कंडीशन ही अगर फॉल्स हो जाएं तो फाइनल में एक फॉल्स वैल्यू विल बी 9,000। तो अगर बेसिक इज लेस देन 15,000, एचआरए इज 5,000। इफ बेसिक इज लेस देन equals to 20,000, HRA is 7,000, and if both these conditions fulfill नहीं होती हैं, बेसिक आपकी 20,000 से ज्यादा आ जाती है, तो उस केस में HRA will be 9,000। ठीक है। तो हमने एक ब्रैकेट क्लोज किया, अभी देखो ये रेड है, इसका मतलब ये इस
इफ का, ये वाला इफ है, इसका ब्रैकेट क्लोज हुआ है। अब हमें एक और ब्रैकेट क्लोज करना है। अब ब्लैक कलर का हुआ, इसका मतलब अब ये फाइनल जो हमने फर्स्ट इफ लगाया था उसका ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है, और हम इसको ड्रैग कर देंगे। तो देखो जहां पे 20,000 से ज्यादा है वहां 9,000 आया, एग्जैक्ट 20,000 पे 7,000, 15,000 पे 5,000 एंड अबव पे 9,000, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं बेसिक चेंज करूं तो यहाँ पे अपने आप चेंजेस होंगे। सपोज मैं यहाँ पे 17,500 कर देती हूँ, ठीक है। तो 17,500 के अकॉर्डिंग, टेबल के अकॉर्डिंग 7,000 आना चाहिए, 7,000 आ रहा है। यहाँ पे मैं 35,000 कर देती हूँ, ठीक है, तो 9,000। अगर मैं 15,000 से कम लिखूं, 10,000 लिख देती हूँ, तो 5,000, ठीक है। तो ये आपका नेस्टेड इफ है, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन। तो आज की क्लास में हमने पेरोल शीट बनाई। पेरोल शीट की हेल्प से हमने फंक्शंस देखे, ठीक है। हमने 3-4 फंक्शंस किए, वी लुकअप, मिनिमम, मैक्सिमम, जिसको हम फंक्शन इज मिन एंड मैक्स, देन आपका इफ देखा, नेस्टेड इफ देखा, और फिर हम इसका टोटल कर देते हैं यानी कि सम, ठीक है। तो ये आपका पेरोल शीट आज की क्लास में कवर हो गया पूरा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।